नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कमाल के केस स्टडी के बारे में। आज बात करेंगे जीएसटी नोटिस केस स्टडी के बारे में। फॉर्म DRC 01 के अंदर ये नोटिस आया है। यहाँ पे एक्चुअली जो नोटिस आया था फेसबुक से रिलेटेड है। अगर फेसबुक पे आप अपना ऐड चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक से आप सर्विस ले रहे हैं, अपना ऐड चला रहे हैं, तो वो OIDAR सर्विसेज के अंदर आता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिवर्सल सर्विसेज। इस केस में जीएसटी हमें RCM बेसिस पे करना होता है। चलिए समझेंगे इस नोटिस में कि कैसे हमें RCM बेसिस पे करना होता है और किस हिसाब से बच सकते हैं और किस हिसाब से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, अकाउंटिंग कैसे होगी, रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी, सब कुछ समझाऊंगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो नोटिस आया है इस SSC को फॉर्म DRC 01 के अंदर आया और सेक्शन 74 के अंदर इशू किया गया है। और वो यही बोल रहे हैं कि आपके ऊपर RCM की लायबिलिटी थी, आपने RCM नहीं पे किया। RCM किस वजह से बना था, और ये नोटिस डिप्टी डायरेक्टर DGGI हेडक्वार्टर दिल्ली से सर्व हुआ है, ठीक है। और उस नोटिस के बेसिस पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फेसबुक आयरलैंड लिमिटेड ने प्रोवाइड किया है OIDAR सर्विसेज अपने कस्टमर को जो लोकेटेड है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो फेसबुक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो इंडिया में पर्सन लोकेटेड है, वो सर्विस ले रहा है, तो वो OIDAR सर्विसेज में आता है। इस तरह के सर्विसेज में GST एप्लीकेबल होता है, और जो पर्सन इंडिया में लोकेटेड है उसको GST में रजिस्टर्ड है, तो उसको RCM बेसिस पे GST पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने ग्राउंड बनाया कि जैसा कि डायरेक्टर जनरल DGGI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से जो इनके पास अलर्ट नोटिस आया है, उसमें ये जो SSC है, ये जो टैक्स पेयर है, इसका नाम है, और जहाँ पे इन्होंने फेसबुक आयरलैंड लिमिटेड से सर्विसेज ली है OIDAR सर्विसेज, ठीक है। और फेसबुक आयरलैंड लिमिटेड ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी अपने कस्टमर को जो इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ पे फेसबुक आयरलैंड लिमिटेड को FIL बोल रहे हैं शॉर्टकट में। डिटेल में देखो नोटिस ये दिया हुआ है, डिटेल में समझते हैं हुआ क्या है। तो देखो, इनको डिमांड एंड शो कॉज नोटिस दिया। ये बोल रहे हैं कि ये जो SSC है, इसको पहले भी नोटिस इशू हुआ था और टैक्स अमाउंट की रिकवरी के लिए नोटिस दिया था। 1,04,148 का नोटिस था ये, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर टैक्स अमाउंट इतना ही है, 1,04,148 का टैक्स अमाउंट है। अब हालांकि इंटरेस्ट पेनल्टी लगा के ये अमाउंट बढ़ गया है, पेनल्टी उतनी लगा दी जितना टैक्स था, बाकी इंटरेस्ट लगाया। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो पार्टी है, इसके ऊपर ये जो नोटिस मैं बता दूं किसके लिए है, कौन कौन से ईयर के लिए, तो देख सकते हैं ये इन्होंने 17-18 से लेके 18-19 यानी 2 ईयर तक का इन्होंने पूरा स्क्रूटनी किया और उसके बेसिस पे नोटिस दिया है। ये बोल रहे हैं कि जुलाई 17 से लेकर मार्च 18 तक इसके ऊपर RCM की लायबिलिटी बनी, क्योंकि इसने OIDAR सर्विसेज रिसीव करी है, जो कि ये सर्विसेज रेंडर करी है फेसबुक आयरलैंड लिमिटेड ने, ठीक है। अब इसके वजह से इसके ऊपर RCM की लायबिलिटी बनी। तो 17-18, 18-19 का, 17-18 का ये देख सकते हैं, ये टैक्स अमाउंट हुआ, और 18-19 का ये टोटल 1,04,148 का अमाउंट हुआ। और ये अमाउंट RCM बेसिस पे इसको जमा कराना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी रेफर करते हैं। नोटिफिकेशन बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 10/17 जो कि 28/6/2017 को इशू किया गया था। तो यहाँ पे बोला था कि अगर इम्पोर्ट करेंगे सर्विसेज तो उसके ऊपर RCM एप्लीकेबल होगा, ठीक है, 28 जून 17 से। तो जो आप सर्विसेज ले रहे हैं तो उस पर RCM पे करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी आप सर्विसेज लेते हैं, तो चाहे वो फेसबुक हो गया या कोई और थर्ड पार्टी हो गई, उससे अगर भी सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके ऊपर RCM की लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है। एज पर द नोटिफिकेशन, इफ एनी सर्विसेज सप्लाई बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन हु इज नॉट एन NTOR recipient located in taxable territory, the transaction is under RCM। सो बोलता है कि कोई भी पर्सन जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी क्या हो गया, इंडिया के अंदर है तो टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया से बाहर है तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कोई भी पर्सन जो सर्विस की सप्लाई कर रहा है और जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और वो अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसी भी पर्सन को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो उसके ऊपर RCM की लायबिलिटी बनेगी। तो देखो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, सर्विस, एनी सर्विस सप्लाई बाय पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो देखो यहाँ पे वो पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, फेसबुक आयरलैंड लिमिटेड जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और वो सर्विस सप्लाई कर रहा है किसको, रिसिपेंट जो टैक्सेबल टेरिटरी में है,
यानी सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में है। यानी जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर फेसबुक से सर्विस ले रहे हैं तो वो तो टैक्सेबल टेरिटरी में आ गए और फेसबुक आयरलैंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो गया और वो अपनी सर्विस दे रहा है। तो उस केस में इस तरह की सर्विसेज को पहले बोलते हैं OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन डाटाबेस एक्सेस रिवर्टल सर्विसेज। तो इसके ऊपर GST RCM बेसिस पे लगता है। आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द IGST एक्ट को भी देख सकते हैं जो कि बोलता है इन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिवर्टल सर्विसेज का मतलब बता रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया पर्सन जो डिलीवर कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू, तो वो इस तरह की सर्विसेज में आते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग दे रहा है इंटरनेट पे, प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सर्विस, ई बुक की सर्विस है, म्यूजिक है, मूवी है, सॉफ्टवेयर है, कोई टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है और इंटरनेट की कोई सर्विस है, कोई प्रोवाइड कर रहा है डाटा इंफॉर्मेशन रिवर्टल्स, एक्सेस दे रहा है कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, डिजिटल कंटेंट दे रहा है, डिजिटल डाटा स्टोरेज दे रहा है, ऑनलाइन गेमिंग एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। इस तरह की तमाम सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिवर्टल सर्विसेज के अंदर आता है। फिर बोलते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 किसके बारे में बोलता है? सेक्शन 5 जो बोलता है IGST एक्ट का कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ द टैक्स ऑन विच shall be paid on reverse charge basis by the recipient such goods and services and all the provision of that act apply recipient if the person is liable to payment of tax in relation of supply of goods and services or both। तो यहाँ बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफाई कर सकती है स्पेसिफाई कैटेगरीज को जो गुड्स एंड सर्विसेज का है जिसके ऊपर टैक्स पेबल बन सकता है रिवर्स चार्ज बेसिस पे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 ऑफ द IGST एक्ट के बारे में समझते हैं जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बोलता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेल रिवर्टल सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो देखो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इनमें से कोई दो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे कि लोकेशन ऑफ द एड्रेस प्रेजेंटेड बाय द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो जो लोकेशन होगा रिसिपेंट का लोकेशन जो होगा वो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या स्टोर वैल्यू कार्ड चार्ज की जा रही है, रिसिपेंट जो सर्विस रिसिपेंट कर रहा है उसका सेटल पेमेंट हैज़ बीन इशू इन द टैक्सेबल टेरिटरी। और सेटल पेमेंट जो है वो अगर टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही है तो वहाँ पे वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बिलिंग एड्रेस जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस का अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यूज जो रिसिपेंट कर रहा है अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। रिसिपेंट का अगर बैंक अकाउंट जो यूज़ कर रहा है पेमेंट के लिए अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में तो वो यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी मानी जाएगी। कंट्री कोड सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल जो कार्ड यूज़ कर रहा है रिसिपेंट सर्विस के द्वारा वो अगर टैक्सेबल टेरिटरी में तो वो ये यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो बेसिकली अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, आप सर्विसेज ले रहे हैं तो सर्विस तो आप इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हैं तो वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और भी बहुत सारे प्रोविज़न है। जो चार्जिंग सेक्शन था वो बात कर लेते हैं। चार्जिंग सेक्शन बोलता है लेवी ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड चार्जिंग सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 9 हो गया, 49 हो गया पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का, 50 हो गया इंटरेस्ट का, टैक्स का हो गया, 61 हो गया प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनाइज कर सकता है, 74 हो गया रिकवरी के लिए, टैक्स की रिकवरी के लिए होगा जब पे इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब रिकवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कुल मिला के बात करें तो अगर आप OIDAR सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, आप इंडिया में रजिस्टर्ड है, फेसबुक पे कोई भी ऐड चला रहे हैं आप और वहाँ से सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, और फेसबुक आपको बिल कर रही है फेसबुक आयरलैंड लिमिटेड से और आप रिसीव कर रहे हैं सर्विसेज, फिर आप पेमेंट कर रहे हैं उसको, तो उस केस में आपके ऊपर RCM एप्लीकेबल हो जाएगा जो आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं और उस केस में आपको RCM बेसिस पे GST पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बिजनेस के अंदर फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं और फेसबुक को अमाउंट पे करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, फेसबुक उनको बिलिंग करती है और उस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो GST पे करते नहीं हैं, अकाउंटिंग करते हैं उसकी लेकिन उसके प्रॉपर कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं करते हैं। टेबल 3.1D के अंदर RCM की लायबिलिटी जाती है और RCM का फिर क्लेम कर सकते हैं टेबल 4 के अंदर। और दोस्तों अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं रिप्लाई के लिए GST नोटिस का तो वो भी ले सकते हैं। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज दी जाएंगी।
तो समझ गए दोस्तों, यह है जीएसटी नोटिस DRC 01 का केस स्टडी। हो सकता है आपके बिजनेस में भी इस तरह की सर्विसेज अप्लाई होती है, तो आप टाइमली अपनी जीएसटी रिटर्न में RCM पे करें, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी उसको दिखाएं, उसकी सेल्फ इन्वॉइसिंग होती है RCM के अंदर, ठीक है। तो प्रॉपर कंप्लाइंसेस को करें ताकि इस तरह का फ्यूचर में कभी नोटिस आए तो आपको इस तरह के नोटिस का सामना ना करना पड़े। क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर DGGI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इस तरह के बहुत सारे टैक्स पेयर को शॉर्ट लिस्टेड कर रही है, हो सकता है कि आपको भी इस तरह का नोटिस आ जाए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।